हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम से पहले एक आपका नोटिस जारी हो चुका है फ्रेंड्स। ऑफिशियल नोटिस है, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर, जी हाँ, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है जो कि बीपीएससी के सचिव हैं, उनका खुद का ये बयान है। बयान की वीडियो मैंने कल अपलोड भी करी थी, आप लोगों ने देख ली होगी। और उसके बाद अभी जो अपडेट आया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, आपके डोमिसाइल हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया, इन सभी को लेकर के जो बीपीएससी के सचिव हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है। जी हाँ, किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, सारी चीज़ें। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिटेल से समझ लेते हैं कि ऑफिशियल अपडेट आपकी क्या आई है। तो सबसे पहली जो अपडेट है फ्रेंड्स, ये है आपके सामने। एग्ज़ाम से पहले ये नोटिस आपका जारी हुआ है और इसमें कुछ आवश्यक सूचना दी हुई है जो कि आपको ध्यान से एक बार रीड करनी है और ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। तो देखिए, टीआरई 3 उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया है एग्ज़ाम के लिए कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन करें। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको उस सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। अब देखिए, जो नज़दीक होंगे वो तो पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो दूर से आते हैं या फिर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो लेट ना हो, इसलिए आप लोग एक दिन पहले ही चले जाइएगा ताकि एग्ज़ाम देते हुए आपको कोई ऐसा ना हो कि हम लेट हो गए, अब हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो उस टाइम पर फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए टाइम आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे पहले पहुंच जाइए। 2 घंटे पहले अगर आप नहीं पहुंच पाते तो 1 घंटा पहले तो आपको पहुंचना ही है। उसके बाद आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा। ये आपने देखा होगा, आपके एडमिट कार्ड के नीचे भी ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। दूसरा है, अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बारकोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बारकोड अंकित या स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउज़र बदल कर डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आपको क्या लेकर जाना है? अपना ई एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये तो आप जानते ही हैं, जो आपका 9 जुलाई को आया हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसकी 2 ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर जानी है, ये भी ध्यान रखना है। एक आप लोगों के पास रहेगा और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होंगे, एक उनको दिखाना है आपने, एक वो ले लेंगे। तो 2 आपको लेकर जाने हैं। और बारकोड आप ध्यान रखिएगा, अगर रोल नंबर के आगे बारकोड लिखा है तो ठीक है, बारकोड नहीं दिया है तो आप दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फ़ोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यानी कि आप जानते ही हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बार काम आपका होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं क्योंकि ये पेपर आपका एक बार लीक हो चुका था ना मार्च में, अभी ये री एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मैनेज करी हुई हैं। अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका जो फ़ोटो और पहचान पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, ऑनलाइन आवेदन जब करते हैं, उस टाइम पर आप जो अपना फ़ोटोग्राफ लगाते हैं उसकी आप ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल लिया कीजिए। उसकी कॉपी निकल जाती है फ़ोटोग्राफ की भी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि वही फ़ोटो दिखाओ हमको जो ऑनलाइन आवेदन के टाइम पर आपने लगाया था। तो कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वही वाला फ़ोटोग्राफ आप ले जाइएगा। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना दूसरा भी ले जा सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाला ले जाइएगा अपना, ठीक है। और साथ में एक पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, आप कुछ भी ले जा सकते हैं, लाइक आधार कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आधार कार्ड ही ले जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हो सकता है कभी वो खो जाएं या आपने कहाँ रख दिए आपको याद ना रहे। ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपना आधार कार्ड ले जाइए एज अ पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन, OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज़ अंकित रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज़ उसमें दिया होगा। अभ्यर्थी OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, जो आपकी OMR शीट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ना, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस आपके दिए होंगे, उसमें क्या होगा, बुकलेट का सीरीज़ लिखा हुआ होगा। तो वही वाला जो बुकलेट की संख्या है ना, वो सीरीज़ है, वो आपको लिखनी पड़ेगी अपनी OMR आंसर शीट में, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, रोल नंबर आपका एज इट इज़ वहाँ से लिखा हुआ आएगा, अनुक्रमांक आपके सामने OMR शीट में दिया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अनुक्रमांक में गोला भरना है, यानी कि बबल्स फिल कर देने हैं बस,
ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कभी कभी गलत रोल नंबर फिल कराते हैं। तो इसीलिए पिछली बार से ये काम इन्होंने स्टार्ट करा है कि रोल नंबर ऑलरेडी डला हुआ होगा, आपको बस उसमें क्या करना है, बबल फिल करना है, गोला भरना है। नेक्स्ट है, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आपने जो अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करे हैं आवेदन के समय, वो सभी सही होने चाहिए। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने के लिए वंचित किया जा सकता है। मतलब कि कुछ ऐसे फर्जी काम आपने ना किए हों। कभी कभी होता है कि लोग क्या करते हैं, एक साल में 2-2 डिग्री ले लेते हैं या फिर फर्जी डोमिसाइल बना लेते हैं बिहार का ताकि उनको रिलैक्सेशन मिले। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों से बचकर रहिएगा। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है वहां पर मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग करना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। यानी कि वो फर्जीवाड़ा आपको नहीं करना है, कोई चीटिंग करके जाते हैं या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म किसी और ने फिलअप करा होता है और एग्जाम देने कोई और ही चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे भी आपका बायोमेट्रिक होगा, अगर मैच नहीं किया तो आपको वैसे ही एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस बार बहुत सारी ये कोशिश की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका एग्ज़ाम हो। देखिए, आप जानते हैं पहले तक क्या था कि आपका जो पेपर का कलर है वो हर किसी का सेम रहता था, लेकिन अभी क्या होगा ना, उसमें अलग अलग कलर से मार्क किया होगा अलग अलग पेपर में। ठीक है, तो कलर मार्क उनमें रहेगा। साथ ही साथ अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट बनाए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर के जो सेट हैं वो सभी के लिए एक जैसे नहीं रहेंगे। और वो सभी के लिए एक जैसे नहीं रहेंगे इसीलिए आपका नॉर्मलाइजेशन लगना है फ्रेंड्स। नॉर्मलाइजेशन लगना तय है। कल बीपीएससी सचिव ने खुद बोला है, मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाया था, क्लिप अपलोड करी है चैनल पे, आप चाहें तो एक बार चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि क्योंकि सभी के क्वेश्चन अलग अलग होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है बहुत सारे सेट किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है किसी को ईजी क्वेश्चन पेपर मिल जाए और किसी के सेट में जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो मॉडरेट हो जाए, किसी के सेट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। अब ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो लक पे कि किसको किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शिफ्ट में हार्ड पेपर बन गया, तो उस कंडीशन में फिर नॉर्मलाइजेशन तय है। तो इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन हम तब करेंगे जब हमको लगेगा कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है किसी का बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है तो किसी का बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। इस कंडीशन में हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिनका इजी होगा उनके थोड़े मार्क्स कम हो जाएंगे, जिनका टफ पेपर रहा होगा उनके थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वालिटी अपनाई जाएगी। जैसे नेशनल लेवल पर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है ना, सेम वैसे ही आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा। लेकिन एग्जाम से पहले आपको नॉर्मलाइजेशन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड्स। आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, और उसके बाद ही जो है ये चीज़ें सामने आएंगी कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है और किनका जो क्वेश्चन पेपर का सेट है ईजी था और किनका जो है हार्ड था, ये पेपर के बाद ही पता चलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग ना टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद वहाँ पर आप लोग मुझे अपना पेपर जो है भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि हम पेपर का एनालिसिस कर पाएँ सभी का, जिस भी लेवल का एग्जाम है आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इससे हमको ये आइडिया आएगा कि कौन सा सेट ईजी है और कौन सा सेट हार्ड है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल को लेकर इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए डोमिसाइल को लेकर जो बीपीएससी के सचिव हैं उन्होंने बोला है कि डोमिसाइल लागू करना हमारा काम नहीं है। बीपीएससी के सचिव कल खुद बोले हैं एक बयान में, हमारा काम नहीं है डोमिसाइल लागू करना। डोमिसाइल लागू करने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है, ऐसा बोला है। ठीक है, और अभी तक डोमिसाइल लागू है नहीं TRE 3 में, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि TRE 4 में डोमिसाइल आपका लागू हो जाए।
मे बी, और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन को लेकर एक लेटर जारी किया गया था, लेटर लिखा गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, और आयोग का उस पर सीधे सीधे जवाब आया कि हम जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दे सकते। तो एज रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो TRE 3 में तो वैसे भी अब एग्ज़ाम हो ही गया, एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं है। अब देखते हैं TRE 4 में क्या क्या चीज़ें आपकी चेंज होकर आती हैं। अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाए 10 साल का तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे जो कि एज की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। तो अब TRE 4 में ही चेंज होंगे फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें चेंज होंगी। और वैसे डोमिसाइल को लेकर तो उन्होंने बोला ये कि स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, ये हमारा काम नहीं है, आयोग ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो यही सारी अपडेट थी फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम देने से पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, मुझे अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जबकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुकी हूँ। अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, चाहे आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आपके CTET में 90 मार्क्स हैं तभी आप एग्ज़ाम देने जाइए BPSC TRE का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, आप बाहर हो जाएंगे। और सेम जो अदर स्टेट वाले हैं जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई करा है बिहार का, तो उनके एस्टेट में 75 मार्क्स होने चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स नहीं आते हैं ना तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इसी तरीके की ऑफिशियल इंपॉर्टेंट अपडेट जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी ऑफिशियल अपडेट रहती हैं मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज के लिए यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।